Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। आज की वीडियो में हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू कर रखी है। आज हम उसका करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाली जो प्रीवियस वीडियो है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, क्योंकि अगर आपने वो देख ली तो आपको ये और अच्छे समझ में आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो लॉ आते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर वो है जब हम शॉर्ट रन एनालिसिस करते हैं एंड रिटर्न टू स्केल वो है जब लॉन्ग रन एनालिसिस करते हैं। आज हम करेंगे शॉर्ट रन एनालिसिस, मतलब रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। अब देखो, प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए हमें पता है, क्योंकि हम शॉर्ट रन एनालिसिस कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के अंदर अप्लाई होता है। तो जब शॉर्ट रन कर रहे हैं तो हमें पता है कि शॉर्ट रन के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, वन इज फिक्स्ड फैक्टर एंड अनदर इज वेरिएबल फैक्टर। और अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और दो फैक्टर्स हैं क्योंकि शॉर्ट रन है, तो फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा, मतलब प्रोडक्शन करना है तो फिक्स्ड फैक्टर तो 1 1 1 ही रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन करना है, तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाकर ही अपने प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर फिक्स्ड फैक्टर 1 है और वेरिएबल 1 है, अब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और फैक्टर्स को बढ़ाना है मतलब सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर हो गया 2। अब और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर को और बढ़ा दिया, 2 से 3 हो गया। तो जो ये रेशो है इनका, जो आपस में 1:1, 1:2, 1:3, जो ये प्रोपोर्शन है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन, उससे प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आ रहा है, इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, according to law of variable proportion, when a variable factor, for example labor, is combined with a fixed factor, for example land, then initially the marginal product of the variable factor has the tendency to increase. Then a situation does arise when marginal product begins to diminish and becomes zero and negative. मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे तो उससे टोटल प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ बोलता है कि जब स्टार्टिंग में हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ लगाएंगे तो स्टार्टिंग में तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा विद इंक्रीजिंग रेट, एंड जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो भी इंक्रीज होगा। बट फिर एक स्टेज आएगी जब जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन कर रहे हैं, तो एक स्टेज आएगी जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट के साथ, एंड उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग जाएगा। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरते गिरते ज़ीरो हो जाएगा एंड बिकम्स नेगेटिव, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम total product also starts decreasing. ओके, तो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को जैसे जैसे चेंज, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, तो वेरिएबल फैक्टर को जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं उससे टोटल प्रोडक्ट के ऊपर, टोटल प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट के लिए इनपुट लगाना पड़ेगा। तो जब इनपुट आउटपुट से ज़्यादा ज़्यादा है, इसका मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, रिजल्ट कम मिल रहा है, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब इनपुट ज़्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट कम मिल रहा है, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब मैंने यहाँ पर बोला डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्यों बोला?
क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाकर ही टोटल प्रोडक्ट में चेंज ला सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और जब इनपुट आउटपुट से कम है, मतलब आउटपुट इनपुट से ज़्यादा, मतलब हमने कम लगाया और हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और जब इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, जितना लगाया उतना ही मिल रहा है, तब उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ओके, अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ प्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, जो ये एक्सप्लेन करती है कि जब हमने फैक्टर्स को चेंज किया, जब वेरिएबल फैक्टर में चेंज आया, तो उससे जब प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको शो करेंगे ये स्टेजेस। पहले स्टेज 1। स्टेज 1 वो स्टेज है जब हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो जिस टाइम हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, वो है स्टेज 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, एपी इज इंक्रीजिंग एंड टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। फिर आते हैं स्टेज 2 पे। अब स्टेज 2 वो स्टेज है जब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो एमपी गिरने लग गई, टीपी टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट के साथ। स्टेज 1 के अंदर टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट से, बट स्टेज 2 के अंदर टोटल प्रोडक्ट बेशक बढ़ रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। एमपीज डिक्रीजेस, AP also starts decreasing and TP continues to rise at decreasing rate till it reaches its peak when MP is 0. स्टेज 2 वो स्टेज होती है जहाँ पर TP अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाता है और MP 0 होता है। ये TP और MP का रिलेशन भी है कि जब MP 0 होता है उस पॉइंट पर TP मैक्सिमम होता है। ओके, नाउ स्टेज 3। स्टेज 3 को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जितना भी हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, टीपी, एमपी, एपी सब कुछ गिरने लग गया। एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी तो स्टेज 2 की एंड में क्योंकि 0 हो गया था और वो गिर रहा था स्टेज 2 में भी, यहाँ पर एमपी नेगेटिव ही हो जाता है। एपी इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर टीपी ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, अब टीपी भी गिरने लग गई। ओके, तो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को अब देखते हैं टेबल से। फॉर एग्जाम्पल, जो फिक्स्ड फैक्टर है वो लैंड है और वेरिएबल फैक्टर लेबर है। फिक्स तो फिक्स रहेगी, वो तो हमने 111 ले लिया। अब प्रोडक्शन में चेंज लाने के लिए सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज ही ला सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर यानी यूनिट्स ऑफ लेबर, पहले 1, उसको बढ़ाते गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मेन पहले देखो टीपी को, क्योंकि टीपी के हिसाब से एमपी और एपी आ जाते हैं। टोटल प्रोडक्ट हो रहा है 2, जब फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स हैं 1, 1। मार्जिनल प्रोडक्ट है 2, एपी भी है 2। स्टार्टिंग में जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, एमपी हमारा बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, एपी ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये हो गई स्टेज 1, जहाँ पर एपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। और स्टेज 1 वो स्टेज है जहाँ पर एमपी और एपी जब आपस में इक्वल आ जाएंगे, वहां तक ये स्टेज चलेगी। ओके, उसके बाद आ जाती है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या किया था, एमपी डिक्रीजिंग होने लग गया, एपी ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बट टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। देखो एमपी गिरने लग गया और स्टेज 2 कब तक चलेगी, जब तक एमपी 0 ना हो जाए
और टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर ना आ जाए। ओके, एंड एपी also decreases, sorry. Now comes to stage 3. स्टेज 3 के अंदर एमपी नेगेटिव हो जाती है, टीपी ऑल्सो डिक्रीजेस एंड एपी, वो तो पहले से ही डिक्रीज हो रहा था, एपी तो स्टेज 2 से ही डिक्रीज होने लग जाता है। ओके, नाउ थ्रो कर्व। इस कर्व के थ्रू हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन एपी, एमपी एंड टीपी। इनके रिलेशन की बात करें तो एमपी अगर बढ़ता है, देखो कर्व में दिख रहा है, जब एमपी बढ़ता है एपी भी बढ़ रहा है, बट जब एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे होते हैं तो एमपी एपी से ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज होता है। देखो एमपी की जो कर्व है वो ऊपर है और एपी नीचे है, तो जब एमपी बढ़ता है तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है और गिरता है तो ज़्यादा स्पीड से गिरता है। देखो जब एमपी गिर रहा है तो एपी से भी ज़्यादा स्पीड से गिर रहा है, तो ये एक रिलेशन हो गया कि जब एमपी बढ़ता है तो ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है और अगर गिरता है तो ज़्यादा स्पीड से गिरता है। नाउ जो एपी है, एमपी एमपी एपी को कट करेगा एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है और एमपी मैक्सिमम पॉइंट से कट होकर आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जब एमपी 0 होता है तब टीपी मैक्सिमम होता है, एंड व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजेस। ठीक है, ये बात हुई रिलेशनशिप की। अब ये देखते हैं कि फर्म के लिए इक्विलिब्रियम स्टेज कौन सी होगी। ऐसी अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हमने तीनों को देख लिया, तो फर्म कौन सी स्टेज में चाहेगी कि वो रुके उस स्टेज में। तो 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 के अंदर तो सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो कोई भी फर्म वहां पर रुकना नहीं चाहेगी क्योंकि सब कुछ अभी बढ़ रहा है, तो वो चाहेगी वो और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करती जाए, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो नहीं रुकेगी। बात करें थर्ड स्टेज की, तो थर्ड स्टेज के अंदर तो एपी, एमपी, टीपी भी सब कुछ ही गिर रहा है, तो फर्म थर्ड में तो डेफिनेटली नहीं रुकेगी। बचा सेकंड, फर्म का जो इक्विलिब्रियम स्टेज होगा वो सेकंड होगी, क्योंकि सेकंड स्टेज के अंदर टीपी इंक्रीज हो रही है, बेशक डिमिनिशिंग रेट से, बट एटलीस्ट इंक्रीज हो रही है, और सेकंड स्टेज ही है जहां पर टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आती है। तो इसलिए फर्म के लिए इक्विलिब्रियम स्टेज कौन सी होगी, स्टेज 2। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर की कुछ अजम्पशंस हैं, उनको देखते हैं। वन फैक्टर इज वेरिएबल वाइल ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ये हम स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि शॉर्ट रन के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सभी फैक्टर्स फिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। वेरिएबल फैक्टर की जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सब होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस यानी कि इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए। देयर इज नो सच चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक कांस्टेंट रहनी चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये हमने पीछे भी देखा कि जो वेरी फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा हम डिफरेंट डिफरेंट ले रहे थे। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, वेरिएबल में जब चेंज ला रहे थे तो वेरिएबल मान लो 2, देन 3, देन 4, तो इनके जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा ही डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विद 1 लेबरर, 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे मान लो एक लेबरर लगा रखा है। नेक्स्ट उसी 5 के ऊपर अब 4 लेबरर्स लगा दिए, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में यूज करने हैं। अब आते हैं कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन।
कि ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टिंग में तो जब हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देन वो डिक्रीज होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, स्टेज 1 जिसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्टेज स्केल फैक्टर बोलते हैं, उसमें क्यों होता है कि जब हम बढ़ा वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड के साथ लगा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्यों? फर्स्ट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फिक्स्ड फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर अगर एक लेबरर लगा रखा है, ठीक है, जितना प्रोडक्शन मिला, ठीक है, उसी लैंड पर, उसी एक लैंड पर एक और लेबरर बढ़ा दिया, अब 2 लेबरर हो गए, तो डेफिनेटली 2 लेबरर लगाने से प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ, अभी लैंड अंडर यूटिलाइज्ड है। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लेबरर को उस लैंड पे बढ़ाते जाएंगे, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब है कि अब लैंड और लेबर का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। उस लैंड के ऊपर जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाएंगे तो काम डिवाइड हो जाएगा, और काम के डिवाइड होने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, वो भी तो बढ़ेगा। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, स्टार्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है, उस मशीन के ऊपर एक बंदे को लगा दिया, फिर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया, यानी बंदे 2 कर दिए, 3 कर दिए, तो कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग में बेटर रहता है। बट जैसे जैसे वो और बढ़ाते जाएंगे, मशीन तो एक ही है, वो मशीन कितने जने उस एक ही मशीन पे काम कर लेंगे, तो जब तक उसके एक प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो जाती मशीन, तब तक तो वो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट जब एक्सेस में बंदों को उसी मशीन पे लगा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होने लग जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अब बात कर रहे हैं स्टेज 2 की, कि स्टेज 2 में ऐसा क्यों होता है कि टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाता है? ऐसा क्यों? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में वेरिएबल को फिक्स्ड के साथ कंबाइन कर रहे थे, तो स्टेज 2 के अंदर हमें वो पॉइंट मिल जाता है जहां पर वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। जहां पर फिक्स्ड फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल जाता है जहां पर एक आइडल रेशो बन जाता है वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर का, तो इसलिए टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। आइडल फैक्टर रेशो अभी बताया कि स्टेज 2 वो स्टेज होती है जब एक आइडल फैक्टर रेशो मिल जाता है कि एक फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर कितना वेरिएबल फैक्टर लगाना है। मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ये वो स्टेज है जब वेरिएबल फैक्टर का मोस्ट एफिशिएंटली वे के अंदर यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब स्टेज 3, क्योंकि स्टेज 3 को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग फैक्टर्स, अब बताया मैंने अभी कि एक मशीन के ऊपर अगर 2 लेबरर लगाए, 4 लेबरर, 5 लेबरर, वो मशीन तो एक ही है, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स, तो फैक्टर तो फिक्स है, वो मशीन तो फिक्स ही है ना, उसके ऊपर हम बंदों को लगाए जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद एक्सेस में हो जाएंगे वो बंदे, तो जो कोऑर्डिनेशन होगा फैक्टर का, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, वो खराब हो जाएगा, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, और पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, सब कुछ गिरने लग जाएगा। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ फैक्टर्स, अब 2 फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर को हम फिक्स पे लगा रहे हैं, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, बट हम वेरिएबल फैक्टर को
एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर का सब्स्टिट्यूट वेरिएबल फैक्टर नहीं है। हम सिर्फ एक लेवल तक वेरिएबल को बढ़ा बढ़ा कर अपना टोटल प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, बट फिक्स्ड फैक्टर का सब्स्टिट्यूट वेरिएबल फैक्टर तो नहीं है ना। ये दोनों इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि फिक्स्ड को बिल्कुल हमेशा ही कांस्टेंट रख के सिर्फ वेरिएबल को ही बढ़ाते जाएं तो हमारा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। नो, बिकॉज दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। चेंज इन फैक्टर रेशो। चेंज इन फैक्टर रेशो का मतलब है कि वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स ही रहेंगे ना। तो जैसे जैसे हम रेशो इनका जब वेरिएबल फैक्टर उस पर लगाते जाएंगे, जब तक फिक्स्ड फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। बट फुल्ली यूटिलाइज होने के बाद जब हम फैक्टर रेशो चेंज कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट सब कुछ गिरेगा। जैसे जैसे फैक्टर रेशो में चेंज करते जाएंगे तो एक लेवल के बाद में टीपी गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। इसका मतलब यह है कि हम ऐसा क्या करें कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर लें, या कुछ हद तक हम उसको मतलब पोस्टपोन कर सकें। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिकम इनऑपरेटिव when improved technology is introduced, causing increase in productivity and fall in cost. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनऑपरेटिव तब हो जाएगा, या हम उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं जब एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मिल जाए। क्योंकि इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। ये एक पॉइंट और है कि जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड के साथ कंबाइन कर रहे थे, तो टोटल प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, उस टाइम पे जो कॉस्ट है वो कम आएगी। बट जैसे जैसे हम उसको और वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड के साथ लगाते जाएंगे, एक स्टेज आएगी जब कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, and that situation is in decreasing returns to a factor. ओके, पोस्टपोनमेंट कब तक हम पोस्टपोन कर सकते हैं? जब कुछ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आ जाए जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। लॉ बिकम्स इनऑपरेटिव व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया कि फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तब ऐसा नहीं होगा कि हम वेरिएबल को फिक्स के साथ कंबाइन करते जा रहे हैं तो वो टोटल जो प्रोडक्ट है वो कम नहीं होगा, मतलब ये लॉ उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज हमने पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी किया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं, और ये शॉर्ट रन एनालिसिस है कि शॉर्ट रन के अंदर अगर हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, और अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फैक्टर्स मतलब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में चेंज ला रहे हैं तो उससे प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लॉ ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, एवरीथिंग अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, मतलब लॉन्ग रन एनालिसिस को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।